गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा। ये टॉपिक बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन ये टॉपिक केवल बीए सेकंड के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। ये टॉपिक हर उस विद्यार्थी के लिए है जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। इसलिए ये मैंने जानबूझ करके यहाँ पेपर का उल्लेख नहीं किया। तो इसको कोई भी विद्यार्थी पढ़े, निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। और कुछ प्रश्न अगर संविधान सभा से पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से इस लेक्चर से आपको उनका समाधान मिलेगा। तो आप ज़रूर देखें इसको और अपने मित्रों के मध्य भी इसको आप साझा करें। जितने लोग लाभान्वित होंगे तो मेरा प्रयास सफल होगा। तो शुरू करते हैं बातचीत। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये होता क्या है संविधान सभा। हम भारतीय संविधान सभा पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहिए कि संविधान सभा होती क्या है। तो संविधान सभा क्या होता है कि देश के संविधान का निर्माण करने या उसमें संशोधन करने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। और वो सभा जिसका काम, दो काम हो सकते हैं उसके, या तो संविधान का निर्माण करे। अगर कोई नव स्वतंत्र देश संविधान सभा का गठन करता है तो नए संविधान का निर्माण करेगा। और अगर पहले से कोई देश जिसका संविधान चला आ रहा है वो उसे बदलना चाहता है, बड़े परिवर्तन उसमें करना चाहता है, तो वो संशोधन के लिए संविधान सभा का गठन करता है। कभी कभी ये सभा जो है आंशिक रूप से मनोनीत भी होती है। जैसे भारत के संदर्भ में आप देखें, अभी हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे इसको, कि भारतीय जो संविधान सभा थी वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे उसमें। ब्रिटिश भारत के जो प्रतिनिधि थे उनको निर्वाचित होना था, 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। और जो देसी राजाओं, रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका मनोनयन हुआ था वहाँ के शासकों द्वारा। संविधान सभा का काम क्या होता है? उसका काम होता है संविधान का प्रारूप तैयार करना, उसे अंगीकृत करना और उसे अधिनियमित करना। उसको स्वीकार करना और उसको अधिनियमित करना माने कानून की शक्ल देना, यानी उसको पारित करना। ये सारे काम संविधान सभाएं करती हैं। कभी कभी ये काम देश की जो है विधान मंडल करता है। जैसे जापान की बात करें हम, तो जापान में जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद नया संविधान बनाया गया तो उसके लिए एक समिति पहले बना दी गई जिसने प्रारूप तैयार किया। जैसे हमारे यहाँ भी एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, लेकिन प्रारूप समिति संविधान सभा का अंग थी हमारे यहाँ। वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ एक प्रारूप समिति का गठन हुआ। उस प्रारूप समिति ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसे डाइट के समक्ष, डाइट यानी वहाँ की संसद, उसके समक्ष रखा गया और डाइट ने उसको पारित किया और फिर वो लागू हो गया मई 1947 में। तो ये प्रक्रिया रहती है। आगे हम बढ़ते हैं। भारत की बात करें अगर, तो भारतीय संविधान सभा की मांग किस प्रकार हुई। देखिए, आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला था कांग्रेस के नेतृत्व में सन 1885 से लेकर प्रारंभ हो गया था ये। प्रारंभ में हमने क्रमिक सुधारों की मांग की थी। धीरे धीरे हम अधिराज्य स्थिति की मांग करने लगे और आगे चल करके हम आज़ादी की मांग करने लगे। तो जब तक सुधारों की मांग थी तब तक तो संविधान सभा की आवश्यकता नहीं थी। जब हम आज़ादी की मांग करने लगे, चाहे वो अधिराज्य स्थिति के रूप में हो, चाहे वो पूर्ण स्वराज्य के रूप में हो, तो फिर एक संविधान की आवश्यकता पड़ती थी। तो हमने धीरे धीरे संविधान सभा की मांग करना भी शुरू किया। 1922 में, मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लिखा था लेख में कि भारत का जो भावी संविधान होगा वो हमें कोई गिफ्ट नहीं होगा, मतलब बाहर से नहीं मिलेगा, वो हम भारतीयों की इच्छा पर आधारित होगा, ये लिखा था उसमें। तो उसमें एक तरह से संविधान सभा का विचार कहीं ना कहीं मन में था, लेकिन उसका जिक्र नहीं कहीं था। पहली बार अगर जिक्र किसी ने किया तो वो थे एम एन राय। 1934 में उन्होंने इसका जिक्र किया। एम एन राय कौन थे? एक साम्यवादी विचारक थे
जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सीधे बहुत कम सक्रिय रहे, मतलब कोई विशेष उनकी भूमिका रही नहीं थी। उन्होंने पहली बार इसको स्पष्ट रूप से रखा 1934 में। उसके बाद कांग्रेस ने 1935 में इस विचार को आधिकारिक रूप में अभिव्यक्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि जो है भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्वाचित सभा द्वारा बनाया जाएगा और उसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा कोई। हम अपनी मांग कर रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया पहली बार हमारी मांग को? 1940 में अगस्त प्रस्ताव था एक, लॉर्ड लिथगो जो उस समय भारत सचिव थे उनकी तरफ से। उसमें ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर पहली बार भारत में संविधान सभा के विचार को स्वीकार किया। इसी क्रम में फिर 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग भारत पहुंचा और उस एक सदस्यीय आयोग ने भारत की समस्या पर विचार किया, दोनों दलों के साथ विचार किया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं कर पाए अपने प्रस्तावों से। दोनों दल असहमत रहे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के लिए कि एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है इनके प्रस्ताव, जिसको आगे किसी ने मजाक में कहा कि एक फेलिंग बैंक के पर जारी किया गया चेक है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, मार्च 1946 में आता है और वो मई 1946 में अपनी रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। ये कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं इसको कि ये ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य इसके मेंबर थे। एक तो स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एक पैथिक लॉरेंस थे और एक एवी अलेक्जेंडर थे। ये तीनों लोग भारत आए थे और इन्होंने एक जो प्रस्ताव दिए वो उस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहमत हो गए थे और इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। कि कभी भी आपसे अगर पूछा जाए तो कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ये आप निश्चिंत होकर के लिख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया रही कुल मिलाकर के संविधान सभा की मांग भारतीयों के द्वारा और फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको स्वीकार किया जाना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन। देखिए, संविधान सभा की बात हमने की तो मैंने आपसे बता दिया कि भाई ये मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों को रख दिया था, उसके आधार पर इसका निर्वाचन और गठन हुआ था। इसी बात को मैंने फिर लिखा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका जो है गठन हुआ नवंबर 1946 में। हालांकि इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया भी हुई। वो चुनाव जुलाई अगस्त में हुआ था, उसकी चर्चा भी हमें आगे करते हैं। मैंने लिखा है उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। 389 कुल सदस्य निर्धारित किए गए थे, याद रखिएगा। इस समय तक भारत विभाजित नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों की मिला करके संयुक्त, मतलब उस समय पाकिस्तान की कोई बात नहीं थी, विभाजित नहीं था इसलिए। दूसरी बात, ब्रिटिश भारत को 296 स्थान दिए गए थे इसमें। उस समय का जो भारत था 2 भागों में बटा हुआ था, आपको मैं बता दूं। एक ब्रिटिश भारत था और एक देसी रियासतों का भारत था। तो ब्रिटिश भारत जो ब्रिटेन के सीधे सीधे नियंत्रण में था, सम्राट के अधीन था, उनको 296 स्थान दिए गए थे और देसी राजाओं को या देसी रियासतों को 93 स्थान दिए गए थे। ब्रिटिश भारत को 296 स्थान दिए थे, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक गवर्नर के प्रांत जो 11 थे संख्या में, उनको 292 स्थान दिए गए। ये 11 प्रांत कौन से थे? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इसी तरह से आसाम, उड़ीसा, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब, सिंध और NWFP। ये कुल मिला के 11 प्रांत थे उस समय। इन 11 प्रांतों को आज जैसे हमारे राज्य हैं, इस समय 28 राज्य हैं, तो वैसे ही जो है उस समय 11 राज्य थे। प्रांत कहा जाता था उनको, प्रोविंस कहा जाता था। और दूसरे थे चीफ कमिश्नर के प्रांत, ये 4 थे संख्या में।
जिसमें आप इनको 4 को प्रतिनिधित्व दिया गया था। एक 4 प्रतिनिधि इनको दिए एक एक। चीफ कमिश्नर क्या के प्रांत क्या थे, जैसे आजकल हम जिनको यूनियन टेरिटरीज कहते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश, उस तरह के थे जो सीधे गवर्नर जनरल के नियंत्रण में थे। उनमें से एक राजस्थान में भी था, अजमेर। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि यहाँ के जो प्रतिनिधि थे अजमेर के, वो मुकुट बिहारी भार्गव जो थे, वो यहाँ के प्रतिनिधि थे। याद रखिएगा, प्रश्न आ जाता है कई बार। जयपुर के भी एक प्रतिनिधि थे, उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। जयपुर के हालांकि 3 थे कुल मिला के प्रतिनिधि जयपुर रियासत के, लेकिन उनमें से एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर थे, इसलिए उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। ये प्रश्न कई बार आते हैं परीक्षाओं में। तो इस प्रकार से कुल 296 हो गए। बाकी जो 93 प्रतिनिधि थे वो देशी राजाओं के प्रतिनिधि थे, उनका मनोनयन होना था। ठीक है, 93 प्रतिनिधियों का मनोनयन होना था देशी राजाओं के, रियासतों के राजाओं के द्वारा। अच्छा, इसमें यह तय हुआ कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में आएगा, चाहे वो देशी राजाओं का मामला हो, चाहे ब्रिटिश प्रांतों का मामला हो। और इसी अनुपात में सीटें आवंटित की जाएगी। अगर कोई रियासत छोटी है तो 2, 3, 4, 5 रियासतों को मिला करके जब तक कि 10 लाख की आबादी नहीं हो जाती तब तक उनको सीट नहीं दी जाएगी। तो उनका ग्रुप बना करके जैसे मान लीजिए 10, क्योंकि गुजरात में बहुत छोटे छोटे काठियावाड़ में बहुत छोटे छोटे रियासतें थी, तो ऐसे ही हो सकता है 10-20 रियासतों को एक प्रतिनिधि मिला हो, उनके समूह बना करके उनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। जैसे ईस्ट राजपूताना, राजस्थान में भी था ईस्ट राजपूताना। इस प्रकार से पंजाब में भी ईस्ट पंजाब की रियासतों को मिला करके कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो 10 लाख की आबादी पे एक प्रतिनिधि, लगभग ये रेशियो रखा गया था। जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे वहाँ के सीटों को 3 भागों में बांटा गया था, सामान्य, मुस्लिम और सिख, जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। इसी तरह से प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चयन था वो प्रांतीय विधानसभाओं के संबंधित समुदाय के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखें इसको। ये नाम आपके सुने हुए हैं कुछ तो, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ था। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि जो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जनता ने वोट नहीं डाले थे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने वोट डाले थे। जो विधानसभाएं थी उस समय राज्यों में, 11 प्रांतों का नाम लिया था मैंने भी, उन 11 प्रांतों की विधानसभाओं ने जो प्रतिनिधि थे उनको 3 समूहों में बांटा गया, सामान्य, सिख और मुस्लिम। ये 3 भागों में बटे और उन्होंने अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में जितनी सीटें उनको दी गई थी उनके प्रतिनिधियों का चयन किया। यानी सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों ने सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों का चयन किया, मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधियों ने मुस्लिम प्रतिनिधियों का चयन किया, और इसी तरह सिख प्रतिनिधियों ने सिख प्रतिनिधियों का चयन किया। ये व्यवस्था की गई थी इसमें, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली की तरह हुआ था ये। सामान्य के अंदर दलितों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका मनोनयन संबंधित शासक द्वारा हुआ था, मैंने बताई दिया आपको। यानी ये निर्वाचन की व्यवस्था केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए थी। चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ये ब्रिटिश भारत का चुनाव था। इस चुनाव में जो है कांग्रेस को 273, मुस्लिम लीग को 78 और अन्य को 15 सीटें मिली। 296 की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि देशी राजाओं के जो प्रतिनिधि थे वो बाद में आए थे, उस समय तक उनका कोई संबंध नहीं था। मतलब संविधान सभा में वो बहुत बाद में आए थे, उन्होंने तो क्यों इसमें भाग ही नहीं लिया था, वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते भारत में, तो प्रतिनिधियों का आने का सवाल ही नहीं था उस समय तक।
देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो है वो धीरे धीरे शामिल होते हैं, एक साथ नहीं हुए थे। जब पहली बैठक होती है तो उसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि नहीं थे, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी नहीं थे। वो बात हम आगे करेंगे। अच्छा, जब विभाजन हो गया भारत का, तो जो बंगाल का पूर्वी भाग था, पंजाब का पश्चिमी भाग था, NWFP था, ब्रिटिश बलूचिस्तान था, असम का जो सिलहट जिला था, सिंध था, वो प्रतिनिधि जो है उस संविधान सभा से हट गए और जो भारतीय हिस्से थे, बंगाल का चाहे पंजाब का हो, उनमें री इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे वो बने रहे संविधान सभा में, और कुल मिलाकर के 299 सदस्य संख्या रह गई थी, 389 की जगह आज़ादी के बाद, जिसमें 229 ब्रिटिश भारत के और 70 देशी राजाओं के। तो ये इस प्रकार से संविधान सभा का गठन होता है। अच्छा, हम समितियों की बात थोड़ा बाद में कर लें मेरे ख्याल से, पहले कुछ अन्य बातें इंपॉर्टेंट जो हैं वो कर लें, उसके बाद हम समितियों की बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा का कार्यकरण कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। ये चुनाव हो गया, मैंने आपको बता दिया कि जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ, नवंबर में इसका गठन हुआ, इसके मतलब एक तरह से इसकी अधिसूचना जारी हो गई, यूँ समझ लें हम। और उसके बाद पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। अब आप कहेंगे 211 ही क्यों, 389 थे उस समय तो, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था और देशी राजाओं के प्रतिनिधि 93 उस समय तक उनका मनोनयन नहीं हुआ था, तो 73 मुस्लिम लीग के और 93 ये कुल मिलाकर के 166 सदस्य उस समय तक शामिल नहीं हुए, और कुछ और भी सदस्य नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, जो भी कारण रहे होंगे। तो कुल मिला के 211 प्रतिनिधि उस समय पहली बैठक में शामिल हुए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये बताई दिया मैंने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उसके, उनको टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि अध्यक्षता के बिना तो काम चलता नहीं है किसी भी संगठन का, किसी भी सभा का। और उन्होंने जो है सभी सदस्यों को शपथ दिलाई सदस्य बनने की। उसके बाद 2 दिन बाद अगली जो बैठक हुई 11 दिसंबर को, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, HC मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णमाचारी, ये उपाध्यक्ष थे 2। ये जो VT कृष्णमाचारी थे, ये जयपुर का प्रतिनिधित्व करते थे, बाद में बने थे, पहले नहीं बने थे शुरू, क्योंकि उस समय तक तो प्रतिनिधि आए नहीं थे जयपुर के, इनको बाद में बनाया गया था। उस समय HC मुखर्जी बने थे उपाध्यक्ष, और दूसरे उपाध्यक्ष जो बाद में बनाए गए थे वो थे VT कृष्णमाचारी, ये जयपुर के प्रतिनिधि थे। आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी आ सकता है आपसे। फिर क्या हुआ, 13 दिसंबर की बैठक में पंडित नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उन उद्देश्यों को स्पष्ट करने वाला प्रस्ताव था जिनके लिए संविधान बनाया जा रहा था, यानी जिनको हमने प्रस्तावना में स्थान दिया बाद में आगे चल करके। कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारे, किस प्रकार का राष्ट्र का निर्माण हम करना चाह रहे हैं, किन मूल्यों पर आधारित होगा, ये सारी बातें उसमें बताई गई थी। किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, सारी बातों का उल्लेख उसमें था। ये प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया था, और यही आधार बना फिर हमारे भावी संविधान का। फिर क्या होता है, इसी बीच 1947 में जब ये पारित हो गया 22 जनवरी को, तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें साफ होने लगी आज़ादी के बारे में, भारत की आज़ादी के बारे में। और इसी बीच देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी अप्रैल से आने लगे थे इसमें,
अप्रैल 1947 से शामिल होने लगे थे, जिसमें राजस्थान के जो जयपुर है, बीकानेर है, इनके प्रतिनिधि आ गए थे। फिर पारित होता है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। इस स्वाधीनता अधिनियम ने हमारी जो संविधान सभा थी उसकी प्रकृति को बदल दिया। कुछ परिवर्तन आए उससे। पहली चीज़ तो ये कि संविधान सभा अब संप्रभु संस्था बन गई। अब तक संप्रभु नहीं थी, अभी तक वो ब्रिटिश संसद के अधीन थी। अब वो संप्रभु हो गई, अब वो कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। दूसरी बात, जो हमारी संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद की भूमिका में भी आ गई, इंटरिम पार्लियामेंट बन गई। यानी संविधान सभा दो भूमिकाएं निभा रही थी, एक तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के रूप में, और दूसरी सामान्य कानून बनाने के लिए अंतरिम संसद, क्योंकि उस समय संसद नहीं थी हमारे पास। संसद तो 1952 में चुनाव हुआ पहला लोकसभा का, तो उस समय तक संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। तीसरी बात, विभाजन के कारण जो है संख्या जो है कम हो गई, जिसके उल्लेख मैंने अभी कर दिया था पहले। 299 रह गई संख्या 389 के बजाय। ये तीन परिवर्तन भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के कारण संविधान सभा पर तीन प्रभाव पड़े। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इसके बाद क्या गतिविधियां रहती है? एक बड़ी घटना थी 29 अगस्त की, जिसमें प्रारूप समिति का गठन किया गया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं आपको। पहले बंगाल से निर्वाचित थे, लेकिन बंगाल का विभाजन हो गया, पाकिस्तान में चला गया, जहाँ जिस क्षेत्र से वो आते थे। तो फिर उनका दोबारा से निर्वाचन उनको बनाया, कांग्रेस ने जो है M.R. जयकर से त्यागपत्र दिलवाया, और उनकी जगह पर के बॉम्बे प्रांत से अम्बेडकर को जो है निर्वाचित करवा करके संविधान सभा का सदस्य बनाया। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे अम्बेडकर, ये इसके बावजूद कांग्रेस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, और फिर उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें प्रारूप समिति की अध्यक्षता भी दी गई। और इसी कारण, उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण ही उनको जो है भारत का संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु भी कहा जाता है उनको। कुल मिलाकर के ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में जो है हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, और इस दौरान कुल 11 सत्र आहूत किए गए। सत्र मतलब कई सारी बैठकों को मिला करके एक सत्र कहते हैं, कई दिन का एक सत्र होता है। तो एक 11 सत्र आयोजित हुए, इसमें 165 दिन कार्रवाई हुई संविधान सभा की। मैंने आपको बताया अभी कि संविधान सभा दो भूमिकाएं निभा रही थी। किसी दिन वो संविधान सभा के रूप में बैठते थे, संविधान का काम करते थे, किसी दिन वो अंतरिम संसद के रूप में बैठते थे, जो तत्कालीन कानून की आवश्यकता है किसी कानून की, तो वो कानून को पारित करते थे। संविधान सभा ने जो है संविधान सभा तो आपको पता है 24 जनवरी 1950 को समाप्त हो गई थी उसकी भूमिका। तो उसके बाद भी वो सदस्य बने रहे, वो सारे सदस्य रहे, वो अंतरिम संसद के रूप में काम करते रहे, और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए, जैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA एक्ट कहते हैं, जिसके अनुसार हमारे चुनाव होते हैं सारे। वो अंतरिम संसद ने ही पारित किया था, यानी संविधान सभा जो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी उसने पारित किया था। इसी प्रकार जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, 1950 में बल्कि, वो भी इसी अंतरिम संसद ने पारित किया था। यानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी अंतरिम संसद के रूप में भी। इसके बाद प्रारूप समिति द्वारा, मैंने बताया अगस्त 1947 में प्रारूप समिति बन गई, 29 अगस्त को, तारीख याद रखिएगा 29 अगस्त। 1948 में, फरवरी 1948 में जनता के विचारार्थ पहला संविधान का प्रारूप रखा। एक संविधान का एक मोटा मोटा सा रूपरेखा रखी, भाई ये हम चाहते हैं, संसदीय प्रणाली हो, ये हो, वो हो, संघीय ढांचा हो, और कुछ मोटा सा प्रारूप जनता के सामने रखा, जनता के सुझावों के लिए।
फिर जनता को समय मिला, जनता ने सुझाव दिए, तो उन सुझावों के आधार पर उन्होंने एक अंतिम ड्राफ्ट तैयार करके 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये पहला ड्राफ्ट, जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ, वो संविधान सभा के सामने आया 4 नवंबर 1948 को। फिर इसके बाद 3 वाचन होते हैं, जैसे कानून बनाने की प्रक्रिया, उसमें 3 वाचन होते हैं, 3 रीडिंग्स कहते हैं उनको अंग्रेजी में। पहला वाचन जो है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच में हुआ। पाँच दिन इस पर विचार किया गया और इसमें मोटे मोटे सिद्धांतों की बात की गई, बारीकियों में नहीं गए, मोटे मोटे सिद्धांतों की बात की गई इसमें। दूसरा वाचन शुरू हुआ फिर 15 नवंबर 1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। लगभग साल भर, 11 महीने का समय रहा। इसमें एक एक लाइन, एक एक शब्द पर विचार किया गया। बहुत सारे सुझाव आए, हजारों की संख्या में सुझाव आए, संशोधन आए, उन पर विचार हुआ, बदलाव हुआ उनके आधार पर। कुछ को स्वीकार किया गया, कुछ को अस्वीकार किया गया और बड़ी लंबी प्रक्रिया रही कुल मिलाकर के। फिर थर्ड रीडिंग शुरू होती है, यानी फाइनल टच देना जैसे होता है ना, अंतिम रूप में विचार किया गया। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला, 10-12 दिन ये चला कुल मिलाकर के। और 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को स्वीकार किया। उसकी बात हम आगे करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान को, और इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा, 299 थे कुल, उन्हें 284 ने हस्ताक्षर किए हुए उनके। ये 26 नवंबर, जिसको अभी हमने संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे हैं 2015 से, जब प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इस सरकार ने ये संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। हमने इसको हर वर्ष मनाते हैं हम, और प्रस्तावना का वाचन होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन बनकर के तैयार हुआ था और आंशिक रूप में लागू भी हो गया था। कुछ अनुच्छेद, लगभग 15 अनुच्छेद इसके लागू हो गए थे, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे, अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधान थे। तो ये उस समय लागू हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। लेकिन संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के रूप में काम करती रहती है जब तक नई संसद चुन करके नहीं आती है। ये लगभग अप्रैल 1952 के आसपास तक ये काम करती है, जब नई संसद चुन करके आ जाती है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए आप। जब हमारी संविधान सभा संविधान सभा के रूप में बैठती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष होते थे, और जब वो अंतरिम संसद के रूप में होती थी तो जीवी मावलंकर वो उसकी अध्यक्षता करते थे। यानी ये भी एक प्रश्न बनता है यहाँ पर। और फिर जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो जो पुराने अधिनियम थे 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, इनको हमने समाप्त कर दिया और भारत एक गणराज्य बन गया उस दिन से। तो ये संक्षिप्त इनका जो है काम था इस संविधान सभा का। हाँ, अब हम बात करते हैं प्रमुख समितियों की। देखिए, संविधान सभा एक बड़ी संस्था थी, तो अपने काम को बंटवारे के लिए उन्होंने कई सारी समितियां बना ली थी। इसमें 2 तरह की समितियां थी, मेजर कमिटीज़ और माइनर कमिटीज़। यानी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण समितियां थी वो मेजर कमिटीज़ थी, उनका मैंने उल्लेख किया है यहाँ पर। माइनर कमिटीज़ का मैंने उल्लेख नहीं किया है। मेजर कमिटीज़ में कौन सी थी? संघीय शक्ति समिति, पंडित नेहरू उसके अध्यक्ष थे।
संघीय संविधान समिति, ये भी पंडित नेहरू के अध्यक्षता में थी। प्रांतीय शक्ति समिति, सरदार पटेल साहब इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, जानते ही आप, डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर समिति, इसको कमेटी हम कहते हैं इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। देसी रियासतों से संबंधित समिति, यानी उनसे बातचीत करने के लिए, भारत में विलय होने के लिए उससे संबंधित जो समिति थी वो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में थी। और स्टीयरिंग कमेटी जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी दो समितियां राजेंद्र प्रसाद के पास थी जो सभा की कार्रवाई से संबंधित थी, दोनों ही, एक तो स्टीयरिंग कमेटी और दूसरी प्रक्रिया नियम समिति। संघ संविधान, संघ शक्ति और देसी रियासतें, ये पंडित नेहरू के पास थी। प्रांतीय संविधान से संबंधित और मूल अधिकारों से संबंधित मामला तो पटेल साहब को दिया गया था। नेक्स्ट बात हम करें प्रारूप समिति की। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसकी बात मैंने की थी अभी पिछले स्लाइड में भी। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तारीख मैंने बताई थी आपको, 29 अगस्त 1947 को। इसके 7 सदस्य थे, जिनमें 2 सदस्यों में परिवर्तन आया जो नीचे लिखे हैं मैंने सबसे लास्ट में 2। डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे। N गोपालास्वामी आयंगर, N गोपालास्वामी आयंगर वो हैं जिनको जो है धारा 370 के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उस समय कश्मीर का जो मसला जिस तरह से निपटारा किया गया था उसमें इनकी भूमिका थी। तीसरे थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, फिर थे डॉक्टर KM मुंशी और उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये 5 तो लगातार बने रहे मेंबर। 2 मेंबर चेंज हुए। N माधव राव, ये BL मित्तर की जगह, BL मित्तर हट गए थे स्वास्थ्य कारणों से। और एक थे TT कृष्णमाचारी, ये DP खेतान साहब की जगह बने थे। ये कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे इस समिति के उद्देश्य। आगे हम बढ़ते हैं, ये हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं संविधान सभा की आलोचना की बात करते हैं। जो काम इन्होंने किया, कुछ आलोचनाएं होती संविधान सभा की। सबसे पहले तो कि संप्रभुता संपन्न संस्था नहीं थी, शुरू में नहीं थी, जानते हैं इसको बात को। लेकिन जब भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ तो ये संविधान सभा पूर्ण संप्रभु हो गई थी। ये कुछ भी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र थी, कोई इसकी शक्तियों पर कोई रोक नहीं थी। अप्रतिनिध्यात्मक संस्था कहा जाता है कि इसका निर्वाचन नहीं हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। आलोचक ये कहते हैं, सही बात है, नहीं हुआ था, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होना संभव नहीं था, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हो पाया इसका। और ये भी कहते हैं आलोचक भी, चलो निर्वाचन नहीं हो पाए, कम से कम जनमत संग्रह करा लेते संविधान पर, वो भी नहीं कराया गया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि उस समय जो बेस्ट लोग थे, जो नेतृत्व कर रहे थे देश का, वो सब इसमें शामिल थे। और प्रत्यक्ष निर्वाचन उस समय संभव नहीं था क्योंकि वयस्क मताधिकार उस समय तक लागू ही नहीं हो पाया था। सीमित मताधिकार से चल रही थी हमारी संस्थाएं जो थी। तो उस समय जो बेस्ट पॉसिबल तरीका था वो यही समझ आया, इसके आधार पर निर्वाचन हुआ था। तीसरी इसकी आलोचना की जाती है, समय अधिक लगा इनको। एक सदस्य थे नसरुद्दीन अहमद, उन्होंने इनको ड्राफ्टिंग कमेटी के बजाय ड्रिफ्टिंग कमेटी कह दिया, आलोचना करते हुए ड्रिफ्टिंग कमेटी का नाम दे दिया। आलोचना ये एक तरह से व्यंग्य था। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रभुत्व था इसमें। स्वाभाविक सी बात है, 200, जैसे मैंने बताया था 273 सीटें जीती थी कांग्रेस ने 296 में से। तो प्रभुत्व 208 सीटें, सॉरी 208 सीटें जीती थी, 73 मुस्लिम लीग ने जीती थी। ग्रैंडविल ऑस्टिन ने इसीलिए कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा थी और संविधान सभा ही कांग्रेस, दोनों एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। और भारत के विभाजन के बाद तो ये बात और भी अधिक सही साबित हुई थी। तीसरी बात, वकीलों तथा राजनेताओं का वर्चस्व था इसमें। ज़्यादातर वकील और राजनेता थे और उसका परिणाम यह है, वकीलों के होने का परिणाम यह है कि हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान हो गया, बहुत ही जटिल डॉक्यूमेंट हो गया।
हिंदू वर्चस्व के आधार पर भी आलोचना की जाती है। खासकर चर्चिल साहब ये कहा करते, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल, वो ये कहते थे कि ये हिंदुओं की सभा है, एक वर्ग की संस्था है। ये आलोचनाएं थी, इनमें से कुछ सही थी, कुछ गलत थी, इनकी जवाब मैंने आपको दिया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी आप देख लीजिए यहाँ पर। सर BN राव जो है इस संविधान सभा के विधिक सलाहकार थे, लीगल एडवाइजर थे। दूसरे हैं साहब HVR अयंगर, ये सचिव थे इसके, यानी जो ऑफिस सपोर्ट HVR अयंगर के नियंत्रण में था। प्रेम विहारी नारायण रायजादा, कैलीग्राफर, अंग्रेजी, जो संविधान की अंग्रेजी प्रति है, मूल प्रति, वो हाथ से लिखी गई है, और वो लिखी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और वो एक बड़ी ही इटैलिक फॉन्ट में लिखी गई है, और बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही कलात्मक ढंग से लिखा है उन्होंने। कैलीग्राफी कहते हैं कलात्मक लेखन को, तो कलात्मक ढंग से उन्होंने इसको लिखा है। वसंत कृष्ण वैद्य, ये भी कैलीग्राफर थे जिन्होंने हिंदी प्रति को लिखा है उसके संविधान की। नंदलाल बोस तथा राम मनोहर सिन्हा द्वारा चित्रकारी की गई उस पर। ये शांति निकेतन से जुड़े हुए लोग थे। इन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो मूल प्रति है, उस पर चारों तरफ बॉर्डर वगैरह चित्र बनाए थे उन्होंने। और ये एक और बात की संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। तो ये है आपका संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ नए तथ्य आपको मिले होंगे। आप निश्चित रूप से इनको नोट करें और अपनी आगामी परीक्षाओं में इनसे लाभान्वित हों। इसी उम्मीद के साथ आप सबको धन्यवाद।